आप सभी दर्शकों का गुरु मिशन चैनल पर स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं अल्फा ग्रेटर नोएडा सेक्टर में। यहाँ पर हम मिले हैं अंशुल हिंदल जी से, जिन्होंने भारत की सबसे बड़ी परीक्षा संघीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 48वां रैंक प्राप्त किया है। भारत की ये परीक्षा क्रैक करना अपने आप में एक तपस्या है और इसमें 48वीं रैंक पर लेकर आना इनकी मेहनत और लगन का नतीजा है। तो सबसे पहले मैं स्वागत करूंगी अंशुल हिंदल जी का। आपका हमारे चैनल में स्वागत है सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छा लगा आप लोग यहाँ पर आए। और एक तरीके से मैं सबको मार्गदर्शन देना चाहता हूँ कि कैसे ना सिर्फ इसी परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में हम लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए जिससे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में, अपने सेकंड अटेम्प्ट में सफल हो सके। जैसा कि बोला जाता है, इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन डिसइन्फॉर्मेशन है जो है, तो वो ना कंज्यूम करके हम वैल्यूएबल चीज़ें जब कंज्यूम करें तो उससे ही हम कोई भी परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आज के इंटरव्यू में मेरा यही मैसेज होगा। सर, मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगी कि जो आईएएस की परीक्षा है, जो यूपीएससी संस्था के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय संस्था है ये, उसके द्वारा कंडक्ट की जाती है। फरवरी मार्च में सर इसके फॉर्म निकलते हैं, ऑनलाइन फॉर्म भरे जाते हैं और उसके बाद इसका एक प्री होता है, फिर मेंस और फिर इंटरव्यू से जो छात्र हैं गुजरने के बाद जब उनका फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद एक आईएएस बनकर तैयार होता है। आईएएस में सर रैंक के आधार पर अलग अलग कैटेगरीज भी होती हैं, जिसमें सर आप थोड़ा हमें मार्गदर्शन करें कि जैसे किस रैंक के लोगों को आईएएस मिलता है, फिर आईपीएस मिलता है, फिर आईआरएस भी मिलता है। तो सर इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। तो उससे पहले तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जैसा आपने बताया कि फरवरी में इसके फॉर्म आ जाते हैं, तो फॉर्म जैसा कि कोई भी भर सकता है, इतना महंगा भी फॉर्म नहीं होता, सिर्फ 100 रुपये आपके लगते हैं फॉर्म भरने के लिए। और मेजोरिटी जो मतलब SC ST OBC वाले छात्र हैं उनके लिए तो फॉर्म फ्री भी रहता है। बहुत सारी सुविधाएं गवर्नमेंट ने मतलब दी हुई है कि आपको सेंटर से लेके आपको कहाँ कहाँ आपके चॉइस के सेंटर्स प्रोवाइड करे गए हैं। तो आपको मतलब बहुत ही एक इजी मार्ग बना दिया है कि आपको एग्जामिनेशन जब देनी होती है। दूसरा, जब आप जैसा आपने बताया, इसके 3 स्टेजेस रहते हैं। सबसे पहला प्रीलिम्स में लगभग 15 लाख लोग बैठते हैं। 15 लाख के बाद कुछ 10,000 के लोग 10,000 लोग मेंस के लिए सेलेक्ट होते हैं प्रीलिम्स के मार्क्स से। और उसके बाद जब मेंस का क्वालिफाई करके सिर्फ 2,500 लोग सेलेक्ट होते हैं। फिर इंटरव्यू होता है, थर्ड एंड फाइनल स्टेज। तो उस फाइनल स्टेज में ऑलमोस्ट जो 1,000 लोग होते हैं उनको सेलेक्ट किया जाता है। वो सिर्फ वैकेंसी पे डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी उस पर्टिकुलर ईयर में आएंगी। लेकिन अगर हम जो सबसे मोस्ट कोविटेड ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस और आईआरएस की बात करें, तो अगर एक कोई जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो उसको एटलीस्ट टॉप 70 या 75 में रैंक लानी पड़ती है आईएएस के लिए। टॉप 250 में रैंक लानी पड़ती है आईपीएस के लिए। और आईआरएस के लिए कम से कम टॉप 350 तक रैंक उसको लानी पड़ती है, तो आईआरएस के लिए होता है। तो ये 3 मोस्ट कोवेटेड सर्विसेज हैं। इसी तरीके से अगर हम एससी में देखें तो थोड़ा रिलैक्सेशन हो जाता है कि अगर आप 500 तक रैंक ले आते हैं तो आपके आईएएस अलॉट हो जाता है। उसके बाद अगर आईपीएस आप 800 रैंक तक लेके आ सकते हैं और उसके बाद आपको एक आईआरएस का भी अलॉटमेंट हो सकता है ग्रेटर रैंक। सेम रैंकिंग कुछ एसटी की भी चलती है। उसके अलावा सेम ऐसी ओबीसी का भी हम देखते हैं कि रिलैक्सेशन होता है। तो यही है कि लेकिन हमें जो एम करना चाहिए कि मतलब अपना बेस्ट दीजिए इस एग्ज़ाम में हमेशा। ठीक है, अब कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं इतनी रैंक लेकर आ जाऊंगा, क्योंकि बहुत चीज़ें इसमें इतने ज़्यादा वेरिएबल हैं इस एग्ज़ाम में, इतना अनप्रडिक्टेबल है कि आपको हर चीज़ पे कंट्रोल नहीं हो सकता है। तो आप कभी भी ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि मतलब आपकी रैंक 100 में आएगी, 200 में आएगी, 300 में आएगी। वो आप जितना कंपैरेटिव मेहनत लोगों से ज़्यादा करते जाएंगे तो वो अपने आप डिसाइड होता जाएगा कि क्या पता आप सोच रहे हो कि मेरा सिर्फ नाम आ जाए उस लिस्ट में, और ऐसा भी हो सकता है लिस्ट में आपने टॉप कर दिया। और फिर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मेरा आएगा ही आएगा, क्योंकि फिर आप लिस्ट में अगर आपको नहीं दिखेगा तो बहुत ज़्यादा मतलब डिसअपॉइंटमेंट एक होता है। अंशुल जिंदल सर, आपने जो 48वीं रैंक प्राप्त की वो 2023 में आपके रिजल्ट में, फाइनल रिजल्ट में आपने प्राप्त की है। मैं ये पूछना चाहूंगी कि सर जैसे 12th के बाद जो स्ट्रीम होती है, एक होती है कॉमर्स, एक आर्ट्स होती है जिसे ह्यूमैनिटीज कहते हैं, और एक साइंस। इन फील्ड में आपको क्या लगता है कि आईएएस के लिए बेस्ट फील्ड बच्चे को जो आगे भी उसे हेल्प करे आईएएस क्रैक करने में, पीसीएस क्रैक करने में, या किसी भी उसमें, क्योंकि आजकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम है
और सभी कम्पिटिटिव एग्जाम मुझे ऐसा लगता है कि लगभग सिलेबस वही रहता है। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे बच्चे हैं वो किस सब्जेक्ट या किस स्ट्रीम में बेस्ट कर सकते हैं सिविल सर्विसेज में, जो आज की डिमांड है? तो अगर आप मतलब सिविल सर्विसेज का सिलेबस देखेंगे तो सिविल सर्विसेज के सिलेबस में इतने सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट है, कॉमर्स से लेके साइंस, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बायोलॉजी। तो आपका मतलब ट्वेल्थ में स्ट्रीम में डायरेक्टली डिसाइड नहीं करेगा कि आप किस में आप आईएएस में अच्छा परफॉर्म करेंगे नहीं करेंगे। इन अ वे वो आपको हर जगह हेल्प करेगा, क्योंकि अगर जब एक सिविल सर्वेंट आप बन जाते हैं तो आप बहुत सारे डिपार्टमेंट से डील करते हैं। तो आप अभी शायद 1 साल आप शायद फाइनेंस डिपार्टमेंट में पोस्ट हो, तो वहाँ ऑब्वियसली आपको कॉमर्स और अकाउंटेंसी बहुत काम आएगी। दूसरी बात, आप डिपार्टमेंट ऑफ साइंस में अगर पोस्ट होंगे तो आपको शायद साइंस और आपकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स जो पढ़ा है वो बहुत काम आएगा। ठीक है। इसी अगर आप कॉर्पोरेट अफेयर्स डिपार्टमेंट में हो तो आपको बिजनेस स्टडीज, कॉमर्स बहुत काम आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि ये पर्टिकुलर स्ट्रीम, या फिर अगर आप इंजीनियरिंग भी ले लीजिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, ये डायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा कोरिलेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब चीज़ें बहुत स्पेशलाइज्ड हैं जो हम करते हैं, ग्रेजुएशन बहुत स्पेशलाइज्ड फील्ड में करते हैं। आईएएस का एग्ज़ाम एक बहुत जनरलिस्ट एग्ज़ाम है। तो इसमें आपको ऐसा नहीं है कि एक चीज़ में आपको बहुत अच्छा होना होगा, आपको सब चीज़ में एटलीस्ट एवरेज होना होगा। कि मतलब आप हर चीज़ में, हर चीज़ के बारे में एटलीस्ट कुछ ना कुछ जानते हैं इसमें। तो यही गवर्नमेंट को चाहिए होता है, यही आपको अगर ढंग से नोटिफिकेशन पढ़े यूपीएससी का तो उसमें भी यही रिक्वायरमेंट है दैट यू शुड बी अ जर्नलिस्ट। आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो आप आइसोलेटेड नहीं रह सकते कि मेरा ये फील्ड है कि तो मेरे को बस इसी का पता है। तो बाकी सभी फील्ड का ही आपको अगर जब आइडिया होगा तो आपको एक बहुत ही ओवरऑल आप डिसीजन बहुत अच्छा ले सकते हो, सारे स्टेक होल्डर्स के हित में एक डिसीजन ले सकते हो। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा आप स्टूडेंट्स को कि मतलब कि जिस भी फील्ड में आप हैं उसमें अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर आप 12th कर रहे हैं, तो भी उसमें बहुत ज़्यादा फोकस करिए कि बहुत अच्छा परफॉर्म करें। और आपको डेफिनेटली, मेरे को लगता है जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं का, आप कोई भी प्रोफेशन में वो आगे जाके वो हेल्प करती है। तो सर ने हमें ये बताया कि आपकी स्ट्रीम डिसाइड नहीं करेगी कि आप आईएएस में कितना बेहतर कर सकते हैं। स्ट्रीम आप अपनी चॉइस से लीजिए, जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, बेहतर कर सकें वो स्ट्रीम लीजिए, ग्रेजुएशन कीजिए। और ग्रेजुएशन के समय लास्ट स्टेज पर सर मुझे लगता है आप डिसाइड कीजिए कि आपका मेन सब्जेक्ट क्या है और आपका सिलेबस क्या है, और जनरलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग हो जाइए। तो स्ट्रीम मैटर नहीं करती, आपका इंटरेस्ट मैटर करता है। और किसी भी स्ट्रीम में जाइए आप, आपको जनरलाइज सभी चीज़ों की छोटी छोटी सभी जानकारियां आपको ग्रहण करनी होंगी। सर मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगी कि जो इसका सिलेबस है, मैंने मतलब यूट्यूब मैंने भी मतलब कई सारे देखे हैं। तो एक यूट्यूब पे मैं ये भी देख रही थी कि 12th तक आप मैथ्स कीजिए, साइंस लेकर पढ़िए, तभी आप आईएएस कर सकते हैं। तो आपने एक शब्द में बहुत तरीके से बता दिया कि स्ट्रीम मैटर नहीं करती है, आपका खुद का सब्जेक्ट कंटेंट और सबका इंटरेस्ट जो है मायने रखता है। तो सर आपने जो बुक्स पढ़ी होंगी, क्योंकि हमें जो पता चला है कि आपने सेल्फ स्टडी से इन्होंने 48 रैंक प्राप्त की है। सेल्फ स्टडी का मतलब ये हुआ कि खुद से जानकारी इकट्ठी करना, जिसमें दोस्तों का भी सहयोग हो सकता है, परिवार का भी हो सकता है, और खुद से नोट्स बनाना, उनको इवैल्यूएट करना और खुद से ही सेल्फ डिसिप्लिन में रहकर तैयारी करना। तो सर आपको जो बुक्स का जो रेफर मिला, किस तरीके की बुक्स आपने प्री के लिए तैयार की, मेंस के लिए तैयार की सर? जैसा आपने बताया कि यूट्यूब पे जो सिलेबस बताते हैं वो मतलब आई थिंक वो व्यूज़ के लिए ज़्यादा रहता है, ना कि मतलब वो एक्चुअल चीज़ आपको बता रहे होते हैं। तो उससे हमें थोड़ा दूरी रहना चाहिए कि यूट्यूब पे जो चैनल्स बता रहे हैं उनको ब्लाइंडली फॉलो ना करें। और सबसे मेन चीज़ है कि आप स्टार्ट करने से पहले, कोई बुक लेने से भी पहले, यूपीएससी का जो नोटिफिकेशन आता है उसको डाउनलोड कर लें, उसको पढ़ें। उसमें सिलेबस क्लियरली मेंशन्ड है कि क्या क्या आपको पढ़ना है। आपको मतलब हर चीज़ नहीं पढ़नी है, सिर्फ जो सिलेबस में लिखा है सिर्फ वो ही पढ़ना है। ठीक है। बहुत ये मतलब मिसकंसेप्शन है इस एग्जाम का कि इसमें कुछ भी आ जाता है उठ के। तो ऐसा नहीं है कि ब्रॉड सिलेबस बहुत डिफाइन है, उसके अंदर ही भले ही कुछ स्पेसिफिक चीज़ आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द बॉक्स मतलब कुछ आ जाएगा। वो सिलेबस बहुत वेल डिफाइंड है। अब उस वेल डिफाइंड सिलेबस को भी कवर करने के लिए कुछ बुक्स पढ़नी पड़ती हैं। तो मुझे जैसे गाइडेंस, जैसे कि मिला कि यूट्यूब से मैंने बहुत गाइडेंस ली, टॉपर टॉक से ली। फिर कुछ जानने वाले थे जिन्होंने क्वालिफाई किया था एग्जाम, उनसे मैंने गाइडेंस बुक्स के बारे में सोच देखा। तो बुक्स के लिए
जैसे GS1 में हमारा एक टॉपिक होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपका एंशंट हिस्ट्री आ जाता है। एंशंट हिस्ट्री आप NCERT क्लास 11th की आती है वो कर सकते हैं। फिर मेडिवल हिस्ट्री के लिए भी आप NCERT, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए एक बुक बहुत फेमस बुक आती है स्पेक्ट्रम, बिपिन चंद्रा या स्पेक्ट्रम, आप इन दोनों में से मतलब कुछ भी कर सकते हैं, दोनों मोर देन सफिशिएंट है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए NCERT है पूरा। सोसाइटी का जो GS1 का टॉपिक है उसके लिए भी पूरा NCERT ही पढ़ा जाएगा। तो ये आप देखोगे GS1 में मेनली अगर आप देखें तो NCERT ही हमें पढ़नी है, क्योंकि NCERT का सिलेबस आप देखोगे 11th और 12th का भी, और उसका कंटेंट भी देखोगे तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में सिखाया है कि ऐसा हर कोई पढ़ सकता है उसको, कि अगर वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का भी कोई स्टूडेंट है, उसको हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ नहीं आती है, तो बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है। तो बहुत स्पेशलाइज मतलब कॉम्प्लेक्स बुक में ना जाके आप बेसिक NCERT बुक पढ़िए GS1 के लिए। सिमिलरली GS2 के लिए जिसमें हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वाला पार्ट आता है बहुत ज़्यादा, तो पहली चीज़ है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन की जानकारी हो जानी चाहिए। तो एक बेयर एक्ट आता है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो मतलब जो जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था हमारा कैसा कॉन्स्टिट्यूशन था, तो बहुत कम पेजेस का है वो, आप वो पढ़ सकते हैं। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ही एक पॉलिटी लक्ष्मीकांत आती है, वो बहुत अच्छा है। उसके अलावा इसमें सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन एक टॉपिक बचता है। सोशल जस्टिस और इंटरनेशनल रिलेशन में जनरली इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि जो करंट अफेयर्स आते हैं, तो उसके लिए तो न्यूज़पेपर अगर आप रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं तो टॉपिक अपने आप ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। जनरल स्टडीज 3 का जो पेपर होता है वो मतलब आई थिंक सबसे कॉम्प्लेक्स पेपर रहता है, क्योंकि उसमें इतने ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, तो उसकी कोई स्पेसिफिक ऐसी कोई किताब नहीं है कि आप ये पढ़ लोगे कि तो उससे हो जाएगा, बल्कि कोई भी GS सब्जेक्ट की ऐसी कोई एक पर्टिकुलर कोई ऐसी किताब नहीं है, वो हो जाएगा। GS3 के लिए स्पेसिफिकली आपको सिलेबस में से एक एक टॉपिक उठाइए, उसको गूगल सर्च कीजिए, जो जो आपको अच्छा स्पेसिफिक कंटेंट मिल रहा है तो आप वो नोट डाउन करते जा सकते हैं। तो ये मैंने किया था कि आप कोई भी कोचिंग मटेरियल भी ले सकते हो, गूगल से भी सर्च कर सकते हो। न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, क्योंकि जनरली आप देखोगे तो करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा पूछा जाता है इसमें। तो अगर टॉपिक भले ही पुराना होगा, टॉपिक जैसे GS3 में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्वेंशन, जो हमारा टॉपिक है, तो अब उसमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये वो कभी नहीं पूछेंगे कि 1900 मतलब 50 में एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हुआ था उसके बारे में बताएं। तो कोई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछेंगे जो अभी आ रही है, ठीक नैनो है। टेक्नोलॉजी हाँ, मैंने जैसे mRNA वैक्सीन्स के बारे में जी उन्होंने जी पूछा है बहुत बार, ठीक है। फिर जेम्स वेब टेलीस्कोप जो लॉन्च हुई थी उसके बारे में पूछा है। अभी चंद्रयान के बारे में इस साल पूछा था। जी तो नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में पूछते हैं जो इसरो कर रहा है, जो नई नई कैंसर थेरेपी के लिए जो बन रही है, तो इस तरीके से नई नई आती है। फिर जैसे सिक्योरिटी वाला है, सिक्योरिटी से बहुत मेजर चंक आता है GS3 में, तो उसके लिए भी आप मतलब आपके इंडिया क्या कर रहा है अपने सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए, आर्मी डिफेंस वगैरह, इससे रिलेटेड अगर आप उनकी वेबसाइट्स पे भी जाओगे तो उनके नए नए इनिशिएटिव मिलेंगे। DRDO की वेबसाइट पे जाइए, इंडियन नेवी की वेबसाइट पे जाइए, एयरफोर्स इंडिया की वेबसाइट पे आप जाइए, तो नए नए इनिशिएटिव्स या कौन कौन सी बढ़िया अच्छी डील हो रही है, तो उससे आपको एक मतलब ओवरव्यू मिल जाएगा कि करंट अफेयर्स में क्या चल रहा है। एक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आता है इकोनॉमी, और इकोनॉमी का ही सब पार्ट एग्रीकल्चर एंड एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स आता है। तो इकोनॉमी के लिए आप आई थिंक कोई भी बेसिक इकोनॉमी की बुक फॉलो कर सकते हो। इसका एज आप चाहे तो NCERT की एक मैक्रो इकोनॉमिक्स आती है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। क्वेश्चन जनरली बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं आते हैं, बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन आते हैं कि कोई भी समझ सकता है। जैसे इस बार का क्वेश्चन आया था कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कैलकुलेट होता है, तो ये एक करंट ओरिएंटेड क्वेश्चन था कि अनएम्प्लॉयमेंट हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कि हम एक दिन का अनएम्प्लॉयमेंट, 7 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट, 15 दिन का अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब चीज़ें इस तरीके से हम अनएम्प्लॉयमेंट कैलकुलेट किया जाता है। और इसी से जुड़ा हुआ है एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स वगैरह, जो नई नई चीज़ें आ रही हैं एग्रीकल्चर में। तो एग्रीकल्चर में भी जैसे एक इसमें सब टॉपिक है टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर में क्या क्या नए नए इन्वेंशन है, सरकार क्या क्या नई नई टेक्नोलॉजी ला रही है, जैसे अभी ड्रोन सर्वे चल रहा है। तो ये जब जब आप करंट अफेयर्स रेगुलरली पढ़ोगे तो टॉपिक से रिलेट कर पाओगे कि ये कि हाँ ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं इसमें लिख सकता हूँ अगर इस टॉपिक पे क्वेश्चन आया तो ये GS3 का है। GS4 के लिए स्पेसिफिकली मैंने DK बालाजी करके एक बुक आती है वो फॉलो की थी। आप लेक्सिकन भी एक बुक आती है, तो ये दो मेन बुक हैं, आप इनमें से एक कोई भी फॉलो कर सकता है। इसके अलावा इसमें GS3 का 4 का सिलेबस बहुत कम है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा लिखना पड़ता है सब।
अगर हम देखें तो बहुत मेंस के लिए मेंस के लिए इम्पोर्टेंट। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसमें मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं। तो आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स खींच सकता है कोई भी अगर अच्छा एस्पिरेंट है। इसके लिए मतलब प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है, ना कि इतना ज़्यादा पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है। इसमें अगर आप, इसमें बेसिक डेफिनेशन है, इंटेग्रिटी क्या होती है, ऑनेस्टी क्या होती है, पंक्चुअलिटी, डिफरेंट एग्जाम्पल्स है, तो जो केस स्टडीज आती हैं, तो अगर उनको आप प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा कर लोगे कि आपको पहले से ही माइंडसेट बना जाएगा, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आया तो ऐसे मैं इंट्रोडक्शन लिखूंगा, ऐसे मैं बॉडी में इसके स्पेसिफिक लिखूंगा, कंक्लूजन में लिखूंगा। तो ये पूरा जो है एक तैयार अगर आप पहले करके जाओगे तो तभी ये पेपर ख़त्म हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे तो अगर आपका पेन गिर गया तो पेन उठाने का टाइम नहीं रहेगा। तो जनरली आप देखोगे तो वहाँ पे मतलब 7 मिनट में आपको एक क्वेश्चन करना है, 7 मिनट में एक क्वेश्चन, मतलब 150 वर्ड्स, और आगे और पीछे पेज दोनों लिखना है। तो वो टाइम मैनेजमेंट, ये चारों सब्जेक्ट मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मतलब आपका पेपर छूट जाता है तो मतलब ये मतलब बहुत, आप मतलब मान के चलिए कि फिर मतलब आपका सिलेक्शन नहीं होना है, क्योंकि एक क्वेश्चन भी अगर आप छोड़ रहे हैं तो एक तो इम्प्रेशन खराब करता है कि वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाए हैं, और दूसरा कि आपने अगर एक क्वेश्चन छूट रहा है तो ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट नहीं, तो पीछे के आंसर भी आपने इतने अच्छे नहीं लिखे होंगे। तो ये एक डेफिनेटली एक पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है चारों सब्जेक्ट्स में। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हम लोगों को पता बहुत होता है, लेकिन और जो हमें पता है बस वही लिख के आ जाते हैं हम लोग, और चाहे क्वेश्चन कुछ और ही पूछ रहा हो। तो एक चीज़ होती है, कंटेंट हमारे पास है अच्छा खासा, लेकिन जो क्वेश्चन किस कंटेक्स्ट में पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो समझना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कंटेक्स्ट जब हम समझ जाते हैं तो उसी से बहुत ज़्यादा नंबर आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका कंटेंट डिफरेंट हो जाएगा, लेकिन आप उसको तरीका बदल जाएगा बिल्कुल उस क्वेश्चन को लिखने का। तो इस चीज़ को जो हम बोलते हैं कि आप देखोगे यूट्यूब पे आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग कैसे करनी चाहिए, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए, कैसे सब पॉइंट्स लिखने चाहिए, कैसे कंक्लूड करना चाहिए किसी आंसर को। तो बहुत चीज़ें होती हैं एक आंसर में। मेरे को तो लगता है एक आंसर में मतलब पूरा बैटल लड़ रहे हो तो हर चीज़ वहाँ पे करनी होती है। इंट्रोडक्शन भी, अगर आप इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं दोगे तो एग्जामिनर का इंटरेस्ट ही नहीं आएगा उसमें पढ़ने के लिए। अगर सपोज आपका 20 क्वेश्चन है तो पहला क्वेश्चन ही आपने गंदा लग गया, फर्स्ट इंप्रेशन जो लास्ट इंप्रेशन होता है, तो बस वो गंदा क्वेश्चन से ही वो सारे मार्क्स आपके मतलब तो हो जाए। तो आपको मतलब फर्स्ट जो इनिशियल स्टार्टिंग के क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा एम्फेसिस दो उनका, अच्छे बहुत अच्छा लिखो। थोड़ा हैंड राइटिंग अपनी मतलब थोड़ी नीट एंड क्लीन, ज़्यादा मतलब बहुत अच्छी हैंड राइटिंग भी नहीं चाहिए, बस थोड़ा लेजिबल मतलब समझ आना चाहिए, इस तरह की हैंड राइटिंग चाहिए। तो हैंड राइटिंग, आंसर राइटिंग, और कंटेंट आपका एवरेज भी चलेगा, और कॉन्टेक्स्ट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुझे लगता है आंसर राइटिंग में। सर जो है अंशुल हिंदल सर आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए हैं, बीटेक के इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड करते हैं, रिलेशन रखते हैं, मतलब उन्होंने सारी बीटेक की जो पढ़ाई है वो कानपुर आईआईटी से रहे हैं। तो ब्रिलियंट स्टूडेंट में तो सर के मैं कहती हूँ पालने में ही कूद के पैर दिख जाते हैं। तो सर मुझे एक बात ये और जाननी थी कि एक हिंदी मीडियम का स्टूडेंट जो होता है, इंग्लिश मीडियम में तो चलो ये होता है कि राइटिंग आप कर ही लेंगे, इंग्लिश का अलग से पेपर होता है क्वालिफाइंग, उनके लिए बड़ा टफ लगता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं। और प्लस एक क्वेश्चन ये था कि सर जो सी टैट एक हुआ बना हुआ है ना, मतलब बच्चों को ये लगता है कि जनरल स्टडी हम कर लेंगे, बट सी टैट जो है वो ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट वालों के लिए, या फिर आप कहें क्या कहते हैं जो बच्चे क्या ह्यूमैनिटीज तो हो ही गया, और जो बच्चे मतलब बिल्कुल हिंदी मीडियम वाली बेल्ट के हैं उनके लिए सी टैट उनको लगता है कि बहुत टफ पेपर है। तो इसके लिए आपको क्या लगता है कि हमें किस तरीके से सी टैट करना चाहिए? पहला तो जो आपने पूछा हिंदी मीडियम वालों की, तो मेरे को जो बेसिक प्रॉब्लम उनकी जो लगती है कि जो मार्केट में जो मटेरियल अवेलेबल है हिंदी मीडियम का, वो सफिशिएंट नहीं है किसी तरीके से। तो एक तो आई थिंक हिंदी मीडियम वालों को थोड़ा मटेरियल अपना अपडेट करते रहना चाहिए, जो मतलब करंट रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पढ़े, ना कि मतलब जो 10 साल पहले लिखा गया है उसके अकॉर्डिंग पढ़े। इंग्लिश मीडियम में आई थिंक यही एज होती है कि रेगुलर अपडेट होता है, हर साल अपडेट मटेरियल होता रहता है, और वो चीज़ मेरे को लगता है हिंदी मीडियम में मिसिंग है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आता है। दूसरा जो सी सैट का है पेपर 2 प्रीलिम्स के लिए, तो वो मुझे ऐसा लगता है कि लोगों को डिफ़िकल्ट इसलिए लगता है कि क्योंकि हम लोग उसको बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। इसमें तो सिर्फ 1/3 नंबर लाने हैं, 200 में से 67 मार्क्स लाने हैं क्वालिफाई करने के लिए। तो इसीलिए आई थिंक वो सबको ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। तो प्रीलिम से पहले हम सब सोचते हैं हो ही जाएगा ये। अगर आप मान के चलें कि 28 क्वेश्चन 180 में से अगर सही कर रहे हैं तो आपका हो जाता है उसमें। लेकिन आजकल पेपर इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट आने लगा है कि मतलब
वो 28 क्वेश्चन भी करना बहुत मुश्किल है। तो जो हिंदी मीडियम है चाहे इंग्लिश मीडियम है, एक ही चीज़ करनी चाहिए कि सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए क्वेश्चन कौन सा कम टाइम कंज्यूमिंग है और कौन सा करने में आप जल्दी कर पाएंगे और इजीली हो जाएगा वो। और ये जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वेश्चन है एक तरीके से आता है अगर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे। अगर आप जैसे हम लोग CGL वगैरह का एग्जाम होता है उसमें क्योंकि मार्क्स जुड़ते हैं तो लोग मेहनत करते हैं उसमें। अगर आप उनके क्वेश्चंस का लेवल देखोगे तो वो भी बहुत हाई क्वेश्चन बहुत हार्ड आता है, वहाँ भी मैथ्स वगैरह रीजनिंग बहुत हार्ड आती है। लेकिन वहाँ लोग इसलिए कर जाते हैं क्योंकि वहाँ मार्क्स जुड़ रहे हैं और मतलब सब बहुत सीरियसली लेते हैं उसको। यहाँ पे इसके मार्क्स नहीं जुड़ते हैं तो इसलिए बहुत लोग बहुत लाइटली लेते हैं कि सोचते हैं कि GS1 से ही मेरिट बनेगी तो मतलब ये तो हो ही मेरिट जाएगा। बेस। तो इस वजह से आई थिंक इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम 10 साल के प्रीवियस ईयर CSAT के क्वेश्चंस लगाने चाहिए, एक अच्छी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। टेस्ट सीरीज नहीं ले सकते हैं तो कोई बुक खरीद लें, बुक के थ्रू प्रैक्टिस करनी चाहिए। तो आई थिंक ये प्रैक्टिस से तो बहुत डूएबल है। तो मतलब ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे, अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन ईजीली हो जाएगा, ये फॉर्मूला लग के हो जाएगा, तो आप जस्ट एक बार पहले पेपर को देख सकते हैं, उन क्वेश्चंस पर राइट लगा सकते हैं कि जो ईजी हो जाएंगे और फिर सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा हमेशा CSAT में भी कई सारे पार्ट होते हैं तो किसी एक चीज़ पे रिलाई नहीं करना चाहिए। सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं मैथ्स करके आ जाऊंगा तो हो जाएगा मेरा, या सिर्फ इंग्लिश या कॉम्प्रिहेंशन करके आ जाएंगे तो हो जाएगा। हर पार्ट में से कुछ ना कुछ आपको उठाना पड़ेगा, वही इजी वाला उठाना पड़ेगा कि एटलीस्ट आपके 32 क्वेश्चंस तो सही हो रहे हैं और आप 67 वाला जो मार्क है वो क्लियर कर पा रहे हैं। सर जैसे मैंने थोड़ा सा मैंने भी रिसर्च की है इसके ऊपर कि जो CSAT है एक तो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एक रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं और कुछ उसमें मैथमेटिक्स के शायद क्वेश्चन होते हैं। और इसमें आप किस तरीके से बच्चों को बताना चाहेंगे कि किस पार्ट को हम इजी वे में कर सकते हैं और कौन सा पार्ट है जो ज़्यादा टाइम टेकिंग है? मतलब जैसे पैराग्राफ मुझे लगता है ज़्यादा टाइम टेकिंग है कि उसका सार समझना पड़ता है, या क्वेश्चंस का मतलब क्वेश्चन के जो विकल्प होते हैं, 4 विकल्प है ना, उसमें कंफ्यूजन होता है। तो किस तरीके से आप इसको टैकल किया आपने और बाकी आने वाले जो बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आपसे? तो अगर आप मतलब 5-6 साल के पेपर फॉलो कर रहे हैं रेगुलरली CSAT के, तो आप देखा होगा कि CSAT का कभी कॉम्प्रिहेंशन डिफिकल्ट आ जाता है, रीजनिंग ईजी आ जाती है, जैसे इस साल हुआ। और पिछले साल उल्टा था बिल्कुल एकदम कि मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट थी, कॉम्प्रिहेंशन बहुत ईजी था। तो वही जो मैंने बोला, आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये आपको मतलब ऐसे किसी एक चीज़ पे नहीं रह सकते हो कि मेरे को सिर्फ इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन ही अच्छा आता है तो वही करना है। उसके लिए मतलब कभी इजी आएगा आपका इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन जनरली बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आपको आता है। अगर आपने मतलब उसका एक बेसिक क्रक्स या सार समझ लिया है तो एकदम आपको आंसर सामने दिख जाएगा, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा आपका। तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने का ज़्यादा टाइम नहीं होता है। जो मैथ्स और रीजनिंग का है, अगर आप उसमें ज़्यादा फंस जाते हैं अंदर तो उसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है मेरे ख्याल से। तो वही अगर आप सिर्फ आइडेंटिफाई कर पाए कि भाई ये क्वेश्चन इस फॉर्मूले से हो जाएगा, अपने माइंड में कि आगे के स्टेप्स क्या हैं इस क्वेश्चन के, कि आगे कितने केस बन रहे हैं, जैसे कई क्वेश्चन में 10-10 केस बन रहे हैं तो आप इतने डीपली किसी को सॉल्व नहीं कर सकते, तो वो अच्छा है उसको छोड़ ही दें, कोई और ही क्वेश्चन करें इससे अच्छा। अगर किसी क्वेश्चन में 2 या 3 केस बन रहे हैं तो उसको जल्दी से सॉल्व करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो यही जो एक माइंड में आपके कैलकुलेशन जो बैक ऑफ द माइंड चलनी चाहिए, तो उसी से आपका वो CSAT प्रैक्टिस से क्वालिफाई आएगी। प्रैक्टिस से ही आएगा। वो आप जब क्वेश्चन एकदम दिखेगा आपको सामने, पता चल जाएगा आपको क्या करना है इस क्वेश्चन में। तो सर ने बहुत महत्वपूर्ण बात बताई कि प्रैक्टिस, सारा खेल प्रैक्टिस का है। आप पढ़ क्या रहे हैं और उस पढ़े के बाद आपने कितनी प्रैक्टिस की, और जब पेपर आपके सामने आएगा, चाहे CSAT का हो चाहे GS का है, वो आपकी प्रैक्टिस से ही इम्प्रूव होगा, आपके मार्क्स का जो रेशियो है वो ऊपर बढ़ता जाएगा। सर एक बात और मुझे पूछनी थी कि आपने भी बताया कि न्यूज़पेपर का अपडेशन का मतलब आपको रेगुलर होना पड़ेगा, अपडेट लेना पड़ेगा। तो जैसे द हिंदू, मुझे लगता है कि न्यूज़पेपर सारे कोचिंग सेंटर जो हैं उस पर फोकस करते हैं कि उसको पढ़ा जाए। तो सर आपकी क्या रिकमेंडेशन रहेगी, मैगजीन और न्यूज़पेपर को किस तरीके से पढ़ा जाए और कौन सा आप प्रेफर करेंगे बच्चों के लिए? मैंने एक्चुअली दोनों ही पढ़े हैं, दो जो सबसे ज़्यादा प्रेफर किए जाते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस। दोनों की कुछ अच्छाई भी हैं, दोनों की कुछ बुराई भी हैं, बट लेटली मेरे को ऐसा लगा कि इंडियन एक्सप्रेस थोड़ा ज़्यादा अच्छा न्यूज़पेपर है। अगर किसी को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है तो इंडियन एक्सप्रेस आपको पढ़ना चाहिए।
कि आपको नई नई चीज़ें उसमें पता चल रही हैं। खासकर साइंस एंड टेक वाला जो उसमें कॉलम आता है बहुत अच्छा आता है। एक्सप्लेन सीरीज जो आती है उसमें बहुत अच्छा आता है। हिंदू में भी आई थिंक जो संडे को साइंस एंड टेक वाला आता है वो भी बहुत अच्छा आता है। लेकिन अगर आपको किसी चीज़ के बारे में ओपिनियन बनाना है सपोज, तो उसमें द हिंदू बहुत अच्छा काम करता है। जैसे अगर इंटरव्यू की हम बात करें तो इंटरव्यू में आपका ओपिनियन ही पूछा जाता है। जब इंटरव्यू आपका हो रहा हो तो उसके लिए आई थिंक हिंदू पढ़ना चाहिए। लेकिन मेंस से पहले तक आई थिंक हम इंडियन एक्सप्रेस पे स्टिक कर सकते हैं, क्योंकि मेंस बिल्कुल इन्फॉर्मेशन बेस्ड है। आपको इन्फॉर्मेशन लिखनी है वहाँ पे, इतना ज़्यादा आपका ओपिनियन नहीं पूछा जाता उसमें, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस। तो इस तरीके से आपको आई थिंक इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू का जो साइंस सेक्शन आता है वो आप कंबाइन, सिर्फ एक पेज का साइंस सेक्शन रहता है, हफ्ते में एक दिन आता है, तो ये दोनों चीज़ें हम कंबाइन करके चल सकते हैं। और इंटरव्यू के टाइम पे हमें दोनों पढ़ने पड़ते हैं। सर, इसमें जो रिटन पेपर होता है, मैं बता दूं कि दर्शकों को हमारे कि इसमें रिटन पेपर रोज होते हैं, 3-3 घंटे के, उसमें 2 शिफ्ट में होते हैं। एक पेपर सुबह होगा, फिर कुछ गैप के बाद फिर शाम की शिफ्ट में होगा, और लगभग 6-7 दिनों तक वो पेपर चलता है। एक हिंदी कंपलसरी है जो 2 पार्ट में होते हैं, सुबह और शाम। फिर एक इंग्लिश लैंग्वेज है जो आपको क्वालिफाई करनी होती है। उसके बाद जीएस के सर 7 पेपर होते हैं। थोड़ा मुझे कंफ्यूजन है, तो थोड़ा आप उस पर भी बताएं। और सर ने रिटर्न के लिए बहुत अच्छी बात बता दी, टिप्स दी कि 7 मिनट में आप आंसर को लिखने की आदत डालें। सर, एक बात और मैं जानना चाहूंगी कि जो एनालाइज करते हैं क्वेश्चन का, तो उसमें क्या मतलब जो पॉइंट आता है क्वेश्चन का, कंक्लूजन जो बच्चे करते हैं, क्या आपको लगता है कि उसकी भी इंपॉर्टेंस है, जिसमें आपको अपने थॉट देने होते हैं, या फिर आप जो बुक कंटेंट पढ़ रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लिखते हैं? इसमें आई थिंक दोनों का मिक्स होना चाहिए, कि आपका जो बुक का कंटेंट है वो भी होना चाहिए और आपके अपने थॉट्स भी होने चाहिए। जनरली क्या होता है ना, हमारे थॉट किसी ना किसी चीज़ से इन्फ्लुएंस होते हैं। हम एक तरफ का सोच के दूसरी तरफ का निगलेक्ट कर देते हैं, तो वही यूपीएससी को चीज़ नहीं चाहिए होती है। तो आपको बहुत एक बैलेंस आंसर लिखना है। आपको अपने थॉट्स भी लिखने हैं, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा कि आपके थॉट्स कहीं ना कहीं गलत हैं। वो कैसे पता चलेगा? न्यूज़पेपर जब आप इन इश्यूज़ पे रीड करोगे, द हिंदू आप जो दूसरे लोगों के ओपिनियन है उनको रीड करोगे, तो तब एक बैलेंस व्यू बनेगा आपका। तो सिर्फ आपका जो थॉट है वो एक तरफा नहीं हो सकता, बहुत बैलेंस्ड होना चाहिए इन आंसर्स में भी। कि अगर किसी इशू के बारे में आपसे पूछा है तो आप उसके तरफदारी भी करके लिखिए और अगेंस्ट में भी लिखिए, दोनों लिखिए। जैसे बहुत बार एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ, किसी भी चीज़ का इम्पैक्ट पूछा है, तो जनरली हम लोग लिख देते हैं पॉजिटिव 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 चीज़ें लिख देते हैं वहाँ पे। लेकिन इम्पैक्ट दोनों चीज़ें हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट। तो इस तरीके से दोनों तरफ अगर आप सोचोगे तो बहुत बैलेंस्ड आंसर लिखा जाएगा। और यही मतलब एक रिक्वायरमेंट है यूपीएससी की, कि आप अगर बैलेंस चीज़ों को कर पा रहे हो और सिर्फ अपनी थॉट्स में बह नहीं जा रहे हो, और मतलब एकेडमिक थॉट्स भी लिख रहे हो उसमें, और लोगों के क्या विचार हैं वो भी लिख रहे हो, तो एक पूरा एक कंबाइंड पैकेज आपको करना होगा। सर, इसके बाद जो तीसरा चरण होता है वो है इंटरव्यू। तो इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे की, और आपका खुद का एक्सपीरियंस कैसा रहा इंटरव्यू में? तो सर हमारे दर्शकों को बताएं। इंटरव्यू की तो मैंने इतनी ज़्यादा कोई तैयारी नहीं की थी। तो आई थिंक सबसे मतलब आराम वाला फेज़ रहता है इंटरव्यू में। आप जस्ट मतलब रेगुलर जैसे न्यूज़पेपर रोज़ पढ़िए, अपने जो अपना डैफ हम लोग भरते हैं उस पे बस क्वेश्चंस प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, कि उससे अगर कुछ आए तो आप मतलब बहुत मतलब बता सके उस पे। उसमें जैसे आपका बर्थ प्लेस रहता है, ठीक है, आपका होम स्टेट रहता है, आपका कॉलेज हो गया, आपने सिविल, जैसे मैंने सिविल इंजीनियरिंग की थी तो सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चंस। बाकी आपकी उसमें एक कॉलम रहता है हॉबीज़ आपकी क्या क्या हैं, तो हॉबीज़ से क्वेश्चन होते हैं। आपको अवार्ड्स वगैरह क्या मिले हैं, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में क्या है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का पूरा एक सेक्शन रहता है। एक सेक्शन रहता है कोई आपने लीडरशिप रोल किया है क्या स्कूल या कॉलेज में। तो इन चीज़ों पे बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। तो मतलब अपने ही रिज्यूम पर काम हाँ, करके अपने ही जाएं। रिज्यूमे पे बहुत अच्छा काम करके जाएं। तो एक तो आपका अपना डैप हो गया। जी। दूसरा इस पे काम करना चाहिए, अगेन करंट अफेयर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा आता है, कि अगर उस टाइम पे जो करंट अफेयर्स चल रहा है, जो हॉट टॉपिक्स हैं उसके बारे में आप मतलब पूरा थरो होना चाहिए। मतलब कुछ भी अगर आपसे पूछा जाए तो मतलब आपको पता होना चाहिए उसमें क्या क्या सही है क्या गलत है। जैसे मैंने बोला था, द हिंदू पढ़ना चाहिए इस टाइम पे, क्योंकि उसमें बहुत डिफरेंट ओपिनियन आते हैं। एक आर्टिकल जैसे आ जाएगा तो वो लिखेगा कि हाँ ये चीज़ सही है, अगला आर्टिकल उसके रिप्लाई में आएगा अगले दिन कि हाँ ये चीज़ ऐसे ऐसे गलत है। तो मतलब एक पूरा आपको जब ओपिनियन दोनों तरफ से पता चलेंगे तो आप बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड आंसर वहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब बोल सकते हैं वहाँ पे।
तो बाकी इंटरव्यू तीनों स्टेज में मुझे लगता है सबसे इजी चीज़ है। तो बाकी आपके मतलब उस दिन की कंडीशंस पे भी डिपेंड करता है, आपका टेम्परामेंट कैसा है, आपका दिन के की शुरुआत कैसी हुई है। तो उसमें मेरे को लगता है कॉन्फिडेंस नहीं लूज़ करना चाहिए, बहुत मतलब कॉन्फिडेंट होना चाहिए अपने आप को, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस आ भी नहीं रहे हैं वहाँ पे, 5-6 क्वेश्चन भी नहीं आ रहे हैं, तब भी वो अगर सॉरी सॉरी बोलेंगे तो वो आगे फिर और क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। तो मतलब ऐसा वो माइंड नहीं करते हैं, बहुत कॉर्डियल रहते हैं जितने भी पैनल रहते हैं। जनरली 5 लोग रहते हैं, एक चेयरमैन रहता है बीच में। तो उसमें वो आपकी नॉल उसमें अगर आप नोटिफिकेशन में देखें यूपीएससी की, तो उसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट अ नॉलेज टेस्ट। तो आपकी नॉलेज कोई वहाँ पे चेक नहीं कर रहा है। वो क्या चेक कर रहे हैं कि अगर आपको सपोज उन्होंने 3 हार्ड क्वेश्चन पूछे, आपने तीनों में नो दो, अगर आपको नहीं आते हैं, अगर चौथा इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो क्या आप उसके आंसर देने की मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड हैं, कि मतलब इतना घबरा गए हैं कि मतलब आंसर नहीं दे पा रहे। तो ये चीज़ ही वो चेक करते हैं कि आपका इंड्योरेंस कितना है, प्रेशर कितना हैंडल कर पा रहे हैं। जनरली आई थिंक इंटरव्यू में एक साइकोलॉजिस्ट भी रहते हैं जो आपके बॉडी मूवमेंट्स या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा पर्सपायर कर रहे हैं तो वो भी नोटिस करते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। बट अगर आप जैसे हैं वैसे ही वहाँ जाके प्रेजेंट कर रहे हैं अपने आप को, तो उसी में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस का आएगा। थोड़ा अगर बनावटी कम बने वहाँ पे जाके, और कुछ मतलब जो जिस चीज़ में आप बिलीव नहीं करते हो वो मत ही बोलो वहाँ पे, ठीक है। और जो मतलब सही है वो बोलो, तो मतलब अच्छा जाता है जनरली इंटरव्यू। मतलब आपकी जो खुद का जो बोलने का जो तरीका है, उसके अलावा क्या बॉडी लैंग्वेज भी मायने रखती है कि सर कि आपकी बॉडी लैंग्वेज से क्या हाथ पैर हिल रहे हैं या कुछ भी है? तो ये चीज़ भी नोटिस आपने देखा कि लोग नोटिस करते हैं, बॉडी लैंग्वेज का भी महत्व है क्या इंटरव्यू में? बॉडी लैंग्वेज का महत्व है। अगर आपके हाथ थोड़े हिल रहे हैं तो वो तो ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं हिलने चाहिए आपके हाथ, तो इतना थोड़ा बहुत कंट्रोल में रहना चाहिए। तो बॉडी लैंग्वेज का बस यही है कि आपको बॉडी लैंग्वेज आपके कॉन्फिडेंस को कॉम्प्लीमेंट करती है। तो जितना ज़्यादा आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेगी आपकी बॉडी लैंग्वेज, अगर आप ऐसे हाथ हिला के बात करने में कॉन्फिडेंट हैं तो यही करना चाहिए वहाँ पे। वरना अगर आप सिर्फ ऐसे हाथ बांध करके अगर आंसर नहीं दे पा रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ पे। तो बॉडी लैंग्वेज को हमेशा मतलब पॉजिटिव वे में ही लेना चाहिए, कि अगर आपकी कोई बॉडी लैंग्वेज है और आपको लगता है कि मतलब इसके बिना आप आंसर नहीं दे पाएंगे, तो मतलब वो होना चाहिए। मतलब चाहे कोई कोचिंग कितना बोलता रहे कि आपके हैंड मूवमेंट नहीं होने चाहिए, हेड मूवमेंट नहीं होना चाहिए, जो जो कि नेचुरल है। हम सब भी बात करते हैं तो हैंड मूवमेंट भी होता है, हेड मूवमेंट भी होता ही है। वो नेचुरल ही वहाँ पे दिखना चाहिए, ऐसे मतलब कोई रोबोटिक इंटरव्यू नहीं होना चाहिए थोड़ा। सर ने हमें समय दिया और हमें आईएएस जैसे टेस्ट जिसे कहते हैं सबसे भारत की सबसे कठिन परीक्षा से गुजरने का पूरा रास्ते का मार्गदर्शन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के माता पिता भी हमारे साथ हैं, जिनसे हम मुलाकात करेंगे। और सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत है सर। और मैं सर आपको सबसे पहले बेटे की जो उपलब्धि है उसे जो प्राप्त करने का उसका संघर्ष है, उसमें जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगी कि आपने हमारे समाज को, हमारे भारत को एक रत्न दिया है जो भारत में सर्विस के द्वारा सुधार और प्रशासनिक सेवा में अपना योगदान देने जा रहा है। तो सर सबसे पहले बस यही जानना चाहूँगी आपसे कि आपने अपने बेटे को किस तरीके से मोटिवेट किया? क्योंकि सबसे बड़ी बात जो अंशुल जी ने बताई हमें कि अपने आप को डिटरमाइंड बनाकर कंटिन्यूअस प्रैक्टिस करने की सबसे बड़ी जीत है। यानी कि आप कई बार कोई टेस्ट में फेल हो गया, डिप्रेशन में आ गए, आप स्लो पड़ गए स्पीड में, तो किस तरीके से आप इस चीज़ को देखते हैं और बेटे की इस उपलब्धि को आप किस तरीके से आंकते हैं सर? प्लीज़। जो अंशुल हैं ये पहले से ही शुरू से ही जब से पढ़ना शुरू किया, उनका जो परफॉर्मेंस है वो पहले से ही बहुत अच्छी रही है। इनको जो है ज़्यादा जो है हमें कहने की आवश्यकता नहीं है। जो भी क्लास से जो है इनको लेसन मिलता था या जो भी मिलता था, ये सेल्फ मोटिवेटेड रहते थे और कर लेते थे। बस कहीं पे जो है उनकी मम्मी ने जो है इनको गाइड कर दिया, मैंने कर दिया, कर लेते थे। वहाँ तक जो है 10वीं तक जो है इनका यही रहा, और उसके बाद तो ये पूरे जो है सेल्फ मोटिवेटेड रहे। 12th के बाद जो है इन्होंने अपना जो है फिर आईआईटी के लिए जो है किया, और उसमें जो है ये सफल हुए। वहाँ सिविल इंजीनियरिंग वहाँ से करने के वहाँ से जो है इनकी जो है प्लेसमेंट हुई,
और एक कंपनी में जो है इन्होंने जो है जॉब किया। तो जैसे जॉब कर रहे थे मैंने जो है इनसे पूछा, भाई आप इसमें ही कंटिन्यू करना चाहते हो या जो है और कुछ करना चाहते हो? मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, या तो आप इसी में कंटिन्यू करो, या आपके पास में ऑप्शन है कि आप आईएएस इंजीनियरिंग सर्विसेज सिविल से किया है आपने, या एक ऑप्शन और है कि यूपीएससी की सिविल सर्विसेज, मगर जो है लाइन बड़ी कठिन है, आप जो है सोच लीजिएगा। अगर आप कर सकते हैं, हमारी कोई जो है इस पे जो है वो नहीं है कि भाई आप करना ही करना, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो करें। तो खैर 4-5 महीने इन्होंने करने के बाद जो है डिसाइड किया कि मुझे जो है क्विट करना है, और वहाँ से रिज़ाइन करके ये अपना जो है उसमें लग गए। समय समय पे थोड़ा मोटिवेशन जो हमको था वो हम इनको जो है बताते रहे। बाकी जो है इन्होंने मीडिया चैनल से, यूट्यूब से, और जो है वैसे कोचिंग गाइडेंस ऑनलाइन वगैरह से लिया, और अपना सेल्फ जो है प्रिपरेशन की। और चूँकि मेहनती हैं तो वो रिफ्लेक्ट ही हो रहा है इनके कैरियर से। भगवान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के से जो है बेचारे सफल हुए अपने पीसीएस की परीक्षा पहले ही प्रयास में इनको एसडीएम मिल गया। ठीक है, तो इसमें जो है ये थर्ड अटेम्प्ट में जो है इनकी जो है ये आईएएस की वो हुई। बहुत अच्छा है, मेहनती रहे हैं, और परिवार में जो है इन्हें कोई कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे बड़ी बात ये, अपने सेल्फ मोटिवेटेड, बहुत ही अच्छा। जी, धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि अंशुल हिंदल जी ने पहले पीसीएस परीक्षा पास की, जिसमें वो एसडीएम भी रहे आगरा में, और इसके बाद उन्होंने दोबारा आईएएस की तरफ उन्होंने रुख किया, जिसमें उन्होंने कुछ 600 रैंक प्राप्त की और आईआरएस मिला। फिर उन्होंने दोबारा तीसरा चांस लिया और उसमें 48वीं रैंक प्राप्त की। हमारे साथ उनकी माता जी भी हैं और मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वो बताएं कि अंशुल की देखभाल में और उनके करियर में उनका क्या रोल रहा, क्योंकि आजकल के अभिभावक ही नई पीढ़ी बना रहे हैं। अभिभावक जो हैं वही बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं और उसके साथ बहुत बहुत कॉपरेट भी करना पड़ता है माँ बाप को। तो मैम आप प्लीज दर्शकों को बताएं कि किस तरीके से एक माँ अपनी भूमिका जो है समाज में निभाए और किस तरीके से अपने बच्चों का ख्याल रखे, उनकी पढ़ाई से, उनकी सेहत से और उनके समय का जो मैनेजमेंट है, टाइम मैनेजमेंट में। तो मैम आपका स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, क्योंकि जैसे बच्चा बड़ा होता है, बचपन से ही उस पर ध्यान दिया जाए कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है उसका संगति का असर कैसा है उसका, ये देखो कि कहाँ वो बैठ रहा है, कहाँ जा रहा है। अपने बच्चे को ध्यान देना चाहिए, और पढ़ाई के प्रति मतलब जैसे मान लिया हम नहीं पढ़ा पा रहे हैं अपने बच्चों को, ट्यूशन में भेजें, लेकिन ध्यान रखें घर में भी बच्चा क्या पढ़ रहा है, क्या कौन सी बुक ले रखी है उसने, ये सब ध्यान देना चाहिए। वैसे तो क्योंकि ट्यूशन वाला इतना नहीं करा पाएगा, ट्यूशन में इतने सारे बच्चे होते हैं, 5 मिनट भी एक बच्चे को नहीं आ पाता ट्यूशन में। तो ज़्यादातर यही ध्यान रखना, अगर मम्मी ज़्यादातर पढ़ा भी नहीं पा रही बच्चे को घर में, कम से कम ध्यान रखे कि मेरा बच्चा कितना पढ़ रहा है घर में। बस। मैम मैं आपसे ये और जानना चाहूंगी कि जो माँ बाप हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है बच्चे की कामयाबी में, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। तो कुछ अभिभावक बच्चों को सपना तो दिखाते हैं, लेकिन उन्हें बाकी चीज़ों में भी चाहते हैं कि वो सामाजिक भी हो जाए, वो घर का भी काम करे, है ना मैम? और वो क्या कहते हैं, जहाँ मतलब माँ बाप जाएं उनके साथ भी प्रेजेंट हो। तो आप ऐसे जो बच्चे हैं जो यूपीएससी का सपना देखते हैं, जो अपने माँ बाप या माँ बाप उन्हें दिखा रहे हैं कि पीसीएस बनना है या किसी सरकारी विभाग की तैयारी करनी है, तो एक अभिभावक के नाते आप क्या एडवाइस करेंगे अभिभावकों को? इसमें तो मेरा यही कहना है कि जैसे बच्चा पढ़ रहा है तो उस पर दबाव ना बनाए कि मतलब कहीं हमारी जैसे शादी ब्याह हैं उनको लेके चल देते हैं साथ में, नहीं, क्योंकि उनका ध्यान रखें, उनकी क्लास छूट रही है, वो चीज़ दोबारा नहीं पढ़ पाएंगे। जिससे क्योंकि मेरा ही बेटा था तो कभी किसी शादी या फंक्शन में कभी इसने अटेंड नहीं किया, बस हमेशा यही बोलता था कि नहीं मम्मी मेरी तो पढ़ाई है। तो मैं तो यही कहना चाहूंगी सभी अभिभावकों को, देखो पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को थोड़ा थोड़ा ऐसा वातावरण भी बनाए घर में कि बच्चा हाँ हमारा कहना माने,
क्योंकि जब हम अपने बच्चे को कंट्रोल में रखना चाहते हैं तो हमें खुद भी कंट्रोल में रहना पड़ेगा। उससे ये पता चलता है कि बच्चा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा। तो मान लिया मैं ही हूँ, आज मैं ही इधर-उधर फिरूँगी तो बच्चा तो नहीं पढ़ पाएगा। तो इसीलिए इतना ध्यान रखो कि अपने बच्चे की पढ़ाई के प्रति बिल्कुल जागरूक रहें। धन्यवाद मैम। मैम ने एक बहुत अच्छी बात बताई कि आपको अभिभावक होने के नाते अपनी भूमिका निभानी होगी। बच्चों को समय दीजिए, उनकी स्टडी को ध्यान रखिए, उनके बिताए गए समय में उनका योगदान दीजिए और अगर बच्चा आपसे समय किसी चीज़ के लिए माँग रहा है तो एक मौका उसे ज़रूर दें। उसे अपने मन की करने का एक मौका दें और अंशुल हिंदल जी, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करती हूँ और चैनल के माध्यम से आपको बहुत-बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आप देश के इस पद पर बैठने जा रहे हैं, जिसमें समाज का ही नहीं बल्कि पूरे भारत को शायद गौरव का ही स्थान आप जहाँ जाएँ वहाँ दिलाएँ। तो आपका सर बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।